स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम अपनी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज GIC PGT सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है केमिकल बॉन्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली इन CO मॉलिक्यूल। हमें क्या बताना है, हमें इस CO मॉलिक्यूल के अंदर में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को बताना है। तो उसके पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसका क्या लिखना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखना होगा। और उसके भी पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस को क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा CO मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, अब देखो CO मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या प्रेजेंट है, एक कार्बन प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, कार्बन के पास में हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और ऑक्सीजन के पास में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 + 8, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के हिसाब से या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से हम क्या करते थे, हम दो टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस पढ़ते थे। एक होता था हमारा अबव 14 और एक होता था हमारा अप टू 14 वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन रूल को इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, इस बात का क्या रखिएगा, ख्याल रखिएगा, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना शुरू करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की क्या करते हैं, फिलिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए कहाँ से शुरू हो जाएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, फिर इसी का क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा, सिग्मा स्टार 1s2, इसी तरह से सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, और इसके बाद क्या प्रेजेंट होगा, इसके बाद हमारे पास में पाई 2px और पाई 2py क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये रहा पाई 2px और यहाँ पे आ जाएगा पाई 2py। इन दोनों की एनर्जीज क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 आई थिंक 14 और आ जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 2pz। ये क्या हो जाएगा, 2pz। यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यहाँ पर भी क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। देखिए अप टू 14 और अबव 14 के अंदर में एक छोटा सा ही डिफरेंस होता है। अगर मैं अप टू 14 की बात करूँ तो यहाँ पे पहले क्या आ जाते हैं, पाई 2px पाई 2py आ जाते हैं। और यहीं पर अगर ये क्या होता, अबव 14 रूल होता, तो पहले हम किसके अंदर में फिल करते थे, पहले हम 2pz के अंदर में फिल करते थे। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर में एनर्जी लेवल के हिसाब से हम क्या करते हैं, फिलिंग करते हैं। ठीक है, अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करूं तो अप टू नाइट्रोजन तक नीचे हमारे पास में, या ऐसा कह सकते हैं कि 2pz का जो एनर्जी लेवल है वो क्या होता है, कम होता है, बजाय पाई 2px और पाई 2py के। ठीक है, वहीं पे अगर मैं अबव 14 की बात करूं, वहीं पे अगर मैं अप टू 14 की बात करूं तो इनका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, 2pz से। इस तरह से आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को काउंट करना है। ठीक है, जितने भी हमारे पास में स्टार लगे होते हैं ना, वो क्या दर्शा रहे हैं, वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को दर्शा रहे हैं। वो किसको बता रहे हैं, वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बता रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, देखिए तो बॉन्डिंग हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। एक बार बॉन्डिंग को काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और एंटी बॉन्डिंग ये हमारे पास में हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग ये सब किसके हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, बस इसके अंदर में इतने ही एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो 2 और 2 4, एंटी बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, केवल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर में केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं। ठीक है, केवल क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, हमें क्या करना था, हमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके बताना था। बॉन्डिंग में है 10 और एंटी बॉन्डिंग में है 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे, तो ऑप्शन में ऐसा कोई भी वो गिवन नहीं है। एक बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को और क्या करते हैं, काउंट करते हैं। एक बार क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को भी काउंट कर लेते हैं। ये हमने टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात की है। ठीक है, ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग हमने किसके काउंट किए हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स के काउंट किए हैं। एक बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगी
तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वैलेंस ऑर्बिटल्स के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये हो गए हमारे पास में 2, 2 4 और 2 6 और 2 8, ठीक है। तो बॉन्डिंग के अंदर कितने प्रेजेंट हैं, बॉन्डिंग के अंदर में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। हालांकि इसने क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया था, इसने क्वेश्चन के अंदर में स्पेसिफाई नहीं किया था कि ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, लेकिन ऑप्शन देख के हमें समझ में आ रहा है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तो बात नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, वैलेंशियल के हिसाब से ऑप्शंस को मार्क कर देंगे। हम क्या करेंगे, वैलेंस शेल के हिसाब से ऑप्शंस को मार्क कर देंगे 8 एंड 2, बॉन्डिंग में 8 और एंटी बॉन्डिंग में 2, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये सारे ही क्वेश्चंस क्या हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये सभी क्वेश्चंस क्या हैं, आपके प्रीवियस ईयर्स के अंदर में देखे गए हैं, तो ये काफ़ी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं ना, उसके अंदर में भी कुछ इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पहले इस क्वेश्चन के अंदर में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर इन शेप, इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर शेप का नहीं है। देखिए उसके पहले हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले तो इनका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना होगा, उस हाइब्रिडाइजेशन से हम क्या करेंगे, फिर ये फिगर आउट करेंगे कि यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर्स हैं और कितने क्या हैं, लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। उस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के नंबर से हम क्या करेंगे, हम इनके ज्योमेट्री और शेप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवेलेंट एटम माइनस कटायन या कटायनिक चार्ज प्लस अनायनिक चार्ज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इन सब की सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेंगे। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इन सब की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार नेक्स्ट पेज पे इन सब की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक बार मैं मॉलिक्यूल्स देख लेती हूँ। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, I3 माइनस गिवन है, फिर CO2 गिवन है, और फिर ClO2 माइनस गिवन है, ठीक है। एक ही बार में मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है, I3 माइनस गिवन है, फिर हमारे पास CO2 गिवन है, और फिर हमारे पास ClO2 माइनस गिवन है, ठीक है। ये कंपाउंड्स की बात कर रहा है, और लास्ट ऑप्शन के अंदर में उसने कहा है कि नन ऑफ द अबव है, या कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कुछ ऐसा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। देखिए इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम भी क्या होगा, आयोडीन ही रहा होगा। आयोडीन किसका है, ग्रुप 17 का एलिमेंट है, तो वैलेंस शेल के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7, मोनोवेलेंट एटम, बाकी के 2 आयोडीन कैसे हो जाएंगे, मोनोवेलेंट हो जाएंगे, बाकी के जो 2 आयोडीन है वो कैसे हो जाएंगे, मोनोवेलेंट हो जाएंगे। तो उसको मैं क्या करूंगी, ऐड कर दूंगी, ठीक है। माइनस कटायनिक चार्ज कोई प्रेजेंट नहीं है, अनायनिक चार्ज क्या है, प्रेजेंट है, तो अनायनिक चार्ज को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, अनायनिक चार्ज को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, और उसको 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मैंने पिछले फॉर्मूले के अंदर 2 से डिवाइड किया था क्या, एक सेकेंड, इसको यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना, बाहर 1/2 कर लेना, और इस सबको ब्रैकेट में पुट कर लेना, ठीक है। इस सबको क्या कर लीजिएगा, ब्रैकेट में पुट कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा। एक सेकेंड मैं इसको ठीक से लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। इसको आप क्या कर लो, ब्रैकेट में पुट कर लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम सेम ही फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे, और क्या फाइंड आउट करेंगे, हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ जाएगी, 7 और 3 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो क्या ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा sp3d के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, sp3d के इक्वल हो जाएगा। अब देखो 5
इसके अंदर में क्या होने चाहिए, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लेकिन साइड एटम्स तो केवल क्या प्रेजेंट है, 2 ही साइड एटम्स प्रेजेंट है, मतलब बचे हुए 3 क्या होंगे, लोन पेयर्स रहे होंगे। तो इसका बाइफर्केशन आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको 3 तो क्या मिलेंगे, देखो लोन पेयर्स मिलेंगे और 2 आपको क्या मिल जाएंगे, बॉन्ड पेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी शेप आपको कैसी देखने को मिलेगी। ये रहा आपका सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, ये क्या है आपका सेंट्रल, इसको मैं अलग कलर से बना देती हूँ। ये है आपका सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आइडियली इस आयोडीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसने क्या किया है, एक और कटायन को क्या कर लिया है, गेन कर लिया है, जिसकी वजह से इस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर में माइनस चार्ज देखा गया है। मतलब सेंट्रल एटम के पास में अब 7 नहीं, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इस 8 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए किस तरह से होगा। मान लीजिए एक लोन पेयर हमारे पास में कहीं यहाँ प्रेजेंट है, दूसरा लोन पेयर कहीं यहाँ प्रेजेंट है और तीसरा लोन पेयर कहीं यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गए। बाकी दो इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया होगा, इन दोनों आयोडीन के साथ में बॉन्ड बनाया होगा। आपको कुछ ऐसी शेप देखने को मिलेगी, आपको कुछ ऐसी शेप देखने को मिलेगी। क्या ये शेप लीनियर है, बिल्कुल ये शेप कैसी है, लीनियर शेप दी गई है। ठीक है, और हमें क्या गिवन था, और हमें CO2 गिवन था, और क्या गिवन था, ClO2 माइनस गिवन था। ठीक है, एक एक करके इनका भी क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, CO2 सेंट्रल एटम हमारे पास में क्या है, सेंट्रल एटम हमारे पास में कार्बन दिया गया है। कार्बन के पास में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में कितने, वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, मैं केवल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्या यहाँ पे कोई मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है, देखो साइड एटम और मोनोवैलेंट एटम दो अलग बातें हैं। ठीक है, नो डाउट यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन वो मोनोवैलेंट एटम नहीं है। मोनोवैलेंट एटम क्या, जिसके पास में सिंगल चार्ज क्या हो, प्रेजेंट हो, या तो +1 या -1 चार्ज प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे कोई भी मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट नहीं है, ना ही कोई कटायनिक चार्ज प्रेजेंट है और ना ही कोई अनायनिक चार्ज प्रेजेंट है। तो इसको क्या कर देंगे, इसको हम एज इट इज 2 से डिवाइड कर देंगे। ये किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास में sp के इक्वल आ जाएगा। आपको क्या हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी, कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, इसकी शेप आपके पास में देखो कैसी हो जाएगी, आपको कुछ ऐसी शेप दिखाई देगी। ये रहा आपका सेंट्रल मेटल एटम, 2 ऑक्सीजन के साथ यहाँ बॉन्ड बना होगा और 2 ऑक्सीजन के साथ यहाँ बॉन्ड बना होगा। 2 क्या है, यहाँ पे केवल 2 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है और कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। एक सेकेंड, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं लेकिन कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है और आपको ऐसी कुछ शेप देखने को मिल जाएगी। ये क्या है, ये आपकी लीनियर शेप हो जाएगी। ये कैसी हो जाएगी, लीनियर शेप हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर लेंगे, एक लास्ट मॉलिक्यूल के लिए भी शेप बना के देख लेंगे। ठीक है, एक लास्ट मॉलिक्यूल के लिए भी हम क्या करेंगे, शेप बनाकर देख लेंगे। देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा सेंट्रल मेटल एटम क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन अगेन क्या है, एक ग्रुप 17 का एलिमेंट है, जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स देखे जाएंगे और इस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर में क्या है, माइनस चार्ज प्रेजेंट है। मतलब इसने एक और इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है। अब इसके पास 7 नहीं बल्कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब इसके पास में केवल 7 नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको देखिए कैसी देखने को मिलेगी। इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। कितने वैलेंस शेल के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 7। क्या कोई मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है, नहीं। क्या कोई कटायनिक चार्ज प्रेजेंट है, नहीं। लेकिन क्या है, एक अनायनिक चार्ज प्रेजेंट है, तो उसको क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी और ओवरऑल को 2 से डिवाइड कर दूंगी। तो 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्लोरीन जो है, यहाँ पर क्लोरीन कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा। क्लोरीन क्या है, हमारा सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है। ठीक है, इस क्लोरीन ने क्या किया होगा, 2 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स का क्या किया होगा, फॉर्मेशन किया होगा। क्योंकि ये जो क्लोरीन है, इसके साथ में केवल 2 ही साइड एटम्स क्या हैं, प्रेजेंट है। केवल 2 ही साइड एटम्स क्या हैं, प्रेजेंट है। कुछ इस तरह से इसने क्या किया होगा, इस ऑक्सीजन के साथ में अटैच किया होगा। और आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो डबली बॉन्डेड होता है। ठीक है, और क्या है, 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है, 2 क्या है, लोन पेयर्स प्रेजेंट है। क्या ये शेप आपको कहीं से भी लीनियर दिखाई पड़ रही है, क्या ये शेप आपको कहीं से भी लीनियर दिखाई पड़ रही है। देखो ये भी क्या है, लीनियर है, ये भी क्या है, लीनियर है, लेकिन ये लीनियर नहीं है। और हमें क्या करना था, नॉन लीनियर स्पीशीज ढूंढनी थी। हमें क्या करनी थी, नॉन लीनियर स्पीशीज को ढूंढना था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ClO2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है,
द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सप्लेन्ड बाय, आपने क्या करना है, ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करना है। इसमें से कौन सी थ्योरी इसके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को क्या करती होगी, अच्छे से एक्सप्लेन करती होगी। देखो पैरामैग्नेटिज्म होता क्या है, पैरामैग्नेटिज्म मतलब जब किसी ऑर्बिटल के अंदर क्या प्रेजेंट हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है। पैरा मैग्नेटिज्म क्या बताता है, किसी भी स्पीशीज के अंदर क्या प्रेजेंट हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, ठीक है। अब देखो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स करते क्या हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना एनर्जी को गेन कर लेते हैं, ये एनर्जी को क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और कहाँ चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। जो एक्साइटेड स्टेट होती है ना वो क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं, बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करते हैं और वापस से कहाँ आ जाते हैं, अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। जब ये एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तो यहाँ पे एक सर्टेन वेवलेंथ क्या होती है, एग्जिबिट होती है, जिसके कोरिस्पॉन्डिंग आपको कलर देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसी स्पीशीज जो एक्साइट होने पर क्या दिखाती हैं, कलर शो करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज कहा जाता है। हमें क्या करना है, हमें ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को बताना है। ये कैसे पता चलता है, देखिए जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है ना उसके लिए हम क्या करते हैं, अगेन एमओटी के पास जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पास जाते हैं, या फिर क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं और क्या करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। आपने क्या करना है, इन 16 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। हम पीछे भी बात करके आए थे, अगर 14 या 14 से कम होते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉनिक रूल अलग हो जाता है, अगर 14 से ज़्यादा है तो हम अबव 14 वाला रूल क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फिल करेंगे या किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाएगी, ठीक है। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। अभी हमने बात की थी जो अबव 14 रूल होता है या जो अप टू 14 रूल होता है, अभी हम पीछे क्या करके आए थे, हम बिलो 14 वाला या अप टू 14 वाला फिल करके आए थे, जिसमें पाई टू पी एक्स क्या था, पहले था, लेकिन ये क्या है, 14 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2pz पहले आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2 हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और दो 12 2 14 और 2 16। अब क्या करेंगे, हम इनके एंटी बॉन्डिंग्स लिख देंगे, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2p x होगा, यहाँ पे इसको इरेज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2px और ये हो जाएगा 2py, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हमारे पास में 14 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, फिल हो गए हैं। और हम क्या करते थे, सबसे पहले हम हाफ फिलिंग करते थे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 15 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 16। क्या 16 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए हैं, बिल्कुल हो गए हैं। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस दिखाई दे रही होगी। आई एम श्योर आपको ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस बहुत क्लियरली दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या कर रहे हैं, ये इसके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। यही 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एनर्जी को अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट या हायर स्टेट तक चले जाएंगे और वापस से क्या आ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे और एक सर्टेन वेवलेंथ को क्या करते होंगे, एमिट करते होंगे, जिसके कोरिस्पॉन्डिंग आपको कलर देखने को मिलेगा। ये सब किसकी वजह से संभव है, ये केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की वजह से क्या है, संभव है, ठीक है। क्या ये बात समझ आ गई, आई एम श्योर ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। क्या हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। देखिए इसमें आपको क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयोडीन बताना है। इसमें आपने क्या बताना है, आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, किसके अंदर, IF7 के अंदर। किसके अंदर, IF7 के अंदर। क्या ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कर पाएंगे, क्या ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कर पाएंगे। रिसेंट जितने भी देखिए आपके पास में GIC के पेपर्स हुए हैं ना, उसके अंदर में हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। उसके अंदर में MOT डायग्राम से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं। इसके आगे हम थोड़ा और चलेंगे तो उसने बॉन्ड ऑर्डर भी क्या करवाया है, कैलकुलेट करवाया है। उसने डायपोल मूवमेंट के क्वेश्चंस बहुत पूछे हुए हैं। तो इसी के इर्द गिर्द आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने अपकमिंग आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। एक बार क्या करिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए।
एक बार क्या करिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। अगेन सेम पुराने वाला फॉर्मूला ही क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए हाइब्रिडाइजेशन हमने कैसे निकाला था, पिछला फॉर्मूला ही क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। अब मैं फॉर्मूला वापस से नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रही हूँ, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम अभी भी क्या रहने वाला है, आयोडीन ही रहने वाला है। सेंट्रल मेटल एटम अभी भी क्या रहने वाला है, आयोडीन ही रहने वाला है। और आयोडीन कैसा है, ग्रुप 17 का एलिमेंट है। तो इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने मोनोवेलेंट एटम प्रेजेंट है, इस बार 7 मोनोवेलेंट एटम्स क्या है, प्रेजेंट है। क्योंकि जो फ्लोरीन है वो F माइनस की तरह क्या करता होगा, एग्जिस्ट करता होगा। यहाँ पर एक ही वैलेंस शेल, यहाँ पे क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये मोनोवैलेंट स्पीशीज हो जाएगी। ये कैसी स्पीशीज हो जाएगी, मोनोवैलेंट स्पीशीज की तरह काउंट होगी। तो इसको क्या कर दूंगी, मैं ऐड कर दूंगी। क्या इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर में कोई कटायनिक चार्ज प्रेजेंट है, नहीं। क्या कोई अनायनिक चार्ज प्रेजेंट है, नहीं। तो इन सबको भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे एज इट इज, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। टोटल कितना हो गया, 14 by 2 मतलब 7। इसके कोरिस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन देखो कितना आ जाएगा, sp3d3 कितना आ जाएगा, sp3d3 आ जाएगा। 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास कितना आ गया, sp3d3 आ गया। बस इतना ही आपने फाइंड आउट करना था। हालांकि आप इससे क्या कर सकते हो, इसकी मदद से आप ज्योमेट्री और शेप का भी पता लगा सकते हो। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, ज्योमेट्री और शेप का भी पता लगा सकते हो। चलिए आपके लिए मैं एक बार समझा ही देती हूँ। यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हो गए, यहाँ पे 7 क्या है, मोनोवेलेंट एटम प्रेजेंट है। तो इसने क्या किया होगा, 7 बॉन्ड पेयर्स का फॉर्मेशन किया होगा। और यहाँ पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब जब किसी स्ट्रक्चर के अंदर में कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता तो उसकी ज्योमेट्री और शेप हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। शेप कब बदल जाती है या शेप कब डिफरेंट होती है ज्योमेट्री से, जब उसके अंदर में क्या इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, लोन पेयर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। वो लोन पेयर्स इंट्रोड्यूस होने के कारण क्या करते हैं, आपस में रिपल्शन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से आपको शेप के अंदर में डिफरेंस दिखाई देता है, या ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर ज्योमेट्री और शेप क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, आयोडीन है। इसके चारों तरफ आपने क्या करना है, इसके चारों तरफ आपने फ्लोरीन एटम को अटैच करना है, ठीक है। मैं ज़रा अच्छे से फ्लोरीन एटम्स लगा देती हूँ। एक फ्लोरीन यहाँ, अरे ठीक है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये हो गए आपके 7 फ्लोरीन। 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है। कुछ इस तरह का आपको ज्योमेट्री और शेप दिखाई देगा, ठीक है। इन सब से क्या अटैच कर देना, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, ठीक है। जो ज्योमेट्री वही क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो डायपोल मोमेंट, इसमें से कौन से स्ट्रक्चर के अंदर में कोई भी डायपोल मोमेंट प्रेजेंट नहीं होता। उसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इन सब का शेप फाइंड आउट करना होगा। उस शेप को निकालने के लिए पहले क्या पता करना होगा, पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन पता करनी होगी। एक एक करके क्या करते हैं, इन सब की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, SO2 प्रेजेंट है। फिर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, BF3 है, फिर IF5 है, और फिर NF3 है, ठीक है। इन सब की क्या निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अब क्योंकि मैं पिछले क्वेश्चंस के अंदर में आपको बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड उसमें काम करेंगे। हम थोड़ा सा क्या करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड मैनर के अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या प्रेजेंट है, सबसे पहले आपको SO2 दिया गया है। सबसे पहले क्या दिया गया है, SO2 दिया गया है, ठीक है। इसके लिए जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। देखो सल्फर के पास में कितने, सल्फर के पास में आपके पास में 6 इलेक्ट्रॉन, कोई मोनोवेलेंट एटम प्रेजेंट नहीं है। क्या कोई मोनोवेलेंट एटम प्रेजेंट नहीं है, तो उसको क्या कर दोगे, डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दोगे तो 6/2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब sp2 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, sp2 की बात कर रहा है, ठीक है। बोरोन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पर कितने फ्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 फ्लोरीन प्रेजेंट है। तो 3 और 3 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी कितना हो गया, 3 ही हो गया। ये किसके बराबर आ जाएगा, ये भी sp2 के इक्वल आ जाएगा। ये भी किसके बराबर आ जाएगा, sp2 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं IF5 की। आयोडीन के पास कितने, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, कितने मोनोवेलेंट एटम, 5। तो
7 + 5, यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है क्या? नहीं, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 6, मतलब sp3d2, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा sp3d2 के इक्वल हो जाएगा। नाइट्रोजन हमारे पास में कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन हमारे पास में हो जाएगा 5, 5 और 3 8, इसको 2 से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मैनर में किया है क्योंकि पिछले स्लाइड्स के अंदर में हम इसको डिटेल में देख कर आए थे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे। सल्फर है, सल्फर के पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर के पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसने क्या करना है 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है, ये रहे 2 ऑक्सीजन्स, ठीक है। अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एक लोन पेयर यहाँ और एक लोन पेयर यहाँ। क्या ये बात समझ आ गई? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना, BF3 का स्ट्रक्चर बनाना। बोरोन फ्लोराइड के अंदर में बोरोन जो है वो क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा। इसके पास में कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, बल्कि ये तो क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। यहाँ पे एक फ्लोरीन यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, ठीक है। अभी मैं डाइपोल मोमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं केवल स्ट्रक्चर्स की बात कर रही हूँ। इसके बाद क्या हो जाएगा I5 हो जाएगा, ठीक है। I5 देखो आयोडीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसने क्या किया 5 बॉन्ड्स बना लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये रहे 5 बॉन्ड्स और यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर, 5 और 2 7, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी पूरे हो गए, कुछ ऐसा शेप मिलेगा। और यहाँ पे लास्टली आपके पास में क्या प्रेजेंट है, NF3 प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, NF3 प्रेजेंट है। नाइट्रोजन फ्लोराइड प्रेजेंट है। नाइट्रोजन के पास में कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये रहा आपका नाइट्रोजन। एक इसके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। और यहाँ पे 3 फ्लोरीन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 2 और ये, अरे एक सेकेंड, ये ठीक से नहीं बना, सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। ये कुछ ऐसी शेप आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इसमें से किस केस के अंदर आपको जीरो डाइपोल मोमेंट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट क्या होता होगा, कैंसिल होता होगा। और अगर आप डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को ध्यान करेंगे तो ये हमेशा कैसा रहता है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर मूव करता है। जो डाइपोल मोमेंट है वो हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर मूव करता है। मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी तरफ इसकी डायरेक्शन देखी जाएगी, ठीक है। इसको बनाने के लिए ना मैं आपको कुछ इस तरह से समझाती हूँ, ठीक है। देखो सल्फर और ऑक्सीजन में से, ऑक्सीजन और सल्फर में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन। तो इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ, ठीक है। सिमिलरली इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ, ठीक है। सल्फर और इलेक्ट्रॉन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑफ कोर्स लोन पेयर क्या हो जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट यहाँ, इसका डाइपोल मोमेंट यहाँ। तो नेट डाइपोल मोमेंट कैंसिल होता हुआ तो नहीं दिख रहा, ठीक है। नेट डाइपोल मोमेंट जीरो कब होगा, जब ओवरऑल डाइपोल मोमेंट सभी एटम्स का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर तो नहीं हो रहा, ठीक है। इसी तरह से क्या करते हैं हम, इसी तरह से BF3 की बात करते हैं। बोरोन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो इसका डाइपोल मोमेंट यहाँ, इसका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी, ठीक है। और इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी, ठीक है। अब ये दोनों भी क्या होंगे, एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और ओवरऑल जो है, ओवरऑल दरअसल क्या होता है, ये कैंसिल आउट हो जाता है। दूसरे कलर से दिखाती हूँ। ये जो ओवरऑल है ये इस तरह से क्या हो जाता है, नेट डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाता है। तो जो BF3 है उसके लिए हमारे पास में डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, BF3 हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर में आपको जीरो डाइपोल मोमेंट देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आपको जीरो डाइपोल मोमेंट देखने को नहीं मिलता, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज बॉन्ड ऑर्डर 2, इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो सेकंड बॉन्ड ऑर्डर दिखाता है, ठीक है। देखो बॉन्ड ऑर्डर अभी हम पीछे भी बात करके आए थे, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को लिखना होगा, ठीक है। जैसे ही आप उन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को लिख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एक बार मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बता देती हूँ, यहीं पे बता दूं क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2,
ठीक है। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है, बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। अब सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के हिसाब से इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होगा। उसके भी पहले क्या पता करना होगा कि कौन सा अप टू 14 को फॉलो करेगा और कौन सा अबव 14 को फॉलो करता होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात मैं यहीं पे लिख लूँ क्या, इलेक्ट्रॉन्स। देखो एक ऑक्सीजन के पास में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 और 8 कितने, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे। नाइट्रोजन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 नाइट्रोजन मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, हीलियम के पास में कितने, हीलियम एक हीलियम के पास में 2, तो इसके पास में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन के पास में तो टोटल ही कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। ठीक है, ए हमें क्या बता रहा है, ए हमें ऑक्सीजन बता रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए कितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, अबव 14 या अप टू 14, अबव 14 या अप टू 14, ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा, अबव 14 वाला रूल हो जाएगा। तो 2pz को पहले लिख देंगे, ये हो गया आपका 2pz। 2pz में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आ जाएगा आपका पाई 2px, पाई 2py, फिर आ जाएंगे इनके एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को एक बार फिल कर देती हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 1 16। ठीक है, हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, NB माइनस Na को क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। NB कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन्स है क्या, 2 2 4 2 6 2 8 10 हैं। बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एंटी बॉन्डिंग में कितने हो जाएंगे, 2 2 4 और 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इसको क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 4/2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। O2 का बॉन्ड ऑर्डर आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह से क्या करो, इसी तरह से N2 का निकाल लो। N2 के लिए रूल अलग हो जाएगा लेकिन। ठीक है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, इस बार पाई 2p x, पाई 2p y, 2p z, पाई स्टार 2p x एंड पाई स्टार 2p। आई थिंक वहाँ तक बात जाएगी भी नहीं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, यहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तक आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। यहाँ पर बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 2 और 2 4, यहाँ पर 4। एंटी बॉन्डिंग के अंदर में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसको क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 6/3 कितना आ जाएगा, 6/2 कितना आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। तो मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब हीलियम का यहाँ पे निकाल दूँ क्या, हीलियम का यहाँ पे कैलकुलेट कर देती हूँ। ठीक है, हीलियम के लिए यहाँ पे कैलकुलेट कर देती हूँ। ये कितना हो जाएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, 4 ही तो भरने थे बस। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर देखो इसका कितना हो जाएगा, 2 - 2 डिवाइड बाई 2, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 0 आ गया। और हमें क्या बताना था, हमें 2 बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना था। तो पहला ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से आप H2 का भी वैसे निकाल सकते हो, इसी तरह से आप H2 का भी निकाल सकते हो। H2 का बॉन्ड ऑर्डर आपके पास में आ जाएगा 1, H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सिग्मा 1s2। और तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर हो गया, 2/2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1 आ गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से आप किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। बस आपको क्या करना होगा, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता करना होगा और उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होगा। एक बार आपने ये कर लिया, उसके बाद आपको केवल फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को क्या करना होता है, पुट करना होता है। उसके बाद आपको फॉर्मूले के अंदर केवल वैल्यूज़ को पुट करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। उसके लिए तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए तो आपको हर एक मॉलिक्यूल की शेप निकालनी होगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हर एक मॉलिक्यूल की शेप निकालनी होगी। क्या क्या आपको गिवन है, एक तो देखिए आपको BF4 माइनस गिवन है, एक आपको ClF3 गिवन है, एक आपको I3 माइनस गिवन है और एक आपको PCl5 गिवन है। ठीक है, सबके क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशंस निकालते हैं और फिर उनका क्या आ जाएगा, ज्योमेट्री और शेप आ जाएगा। ठीक है, देखो पहला मॉलिक्यूल हमारे पास क्या गिवन है, BF4 माइनस गिवन है, BF4 माइनस गिवन है। अभी हम पीछे भी देखकर आए थे, बोरोन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इस मॉलिक्यूल के या इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर में -1 चार्ज गिवन है, मतलब अब बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको कुछ ऐसा शेप दिखाई देगा। यहीं पे बना दूं क्या, ये रहा बोरोन, इसने क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कुछ ऐसी शेप का फॉर्मेशन किया होगा, 3 फ्लोराइड, 3 क्या हो जाएंगे, फ्लोराइड हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाई देगा क्या, ये भी फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन और ये भी फ्लोरीन, इस तरह का कुछ आपको टेट्राहेड्रल शेप दिखाई दे रहा है। तो BF4 माइनस के कोरिस्पॉन्डिंग क्या हो गया, BF4 माइनस के कोरिस्पॉन्डिंग आ जाएगी आपकी टेट्राहेड्रल शेप। आई थिंक इसके लिए तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात कर रहा है ClF3, इसके बाद बात कर रहा है ClF3। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास में क्लोरीन हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स। साइड एटम्स कितने हैं, केवल 3 है, मतलब बाकी के 2 क्या प्रेजेंट होंगे, बाकी के 2 हमारे पास में लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे। कुछ ऐसी शेप दिखाई पड़ेगी, 1 2 3। ठीक है, आप क्या करना, आप लोग पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना और उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को काउंट कर लेना, फिर आप ज्योमेट्री और शेप बता देना। कितने लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये। ठीक है, कुछ ऐसी शेप दिखाई दे रही है, इस शेप को क्या कहा जाएगा, टी शेप्ड, इसको क्या कहा जाएगा, टी शेप्ड कह देंगे। तो ClF3 के कोरिस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ClF3 के कोरिस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, एक बार C भी देख लेते हैं, I3 माइनस, हालांकि ये तो हम पीछे भी देख कर आए थे, I3 माइनस। ठीक है, आयोडीन क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, आयोडीन के पास में आइडियली तो कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इसने क्या किया है, एक और इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, अब कितने हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन में से 3 तो क्या बना रहे हैं, बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, बाकी 2 लोन पेयर की तरह क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इसी से बना देती हूँ, 1 2 3, नहीं केवल 2 आयोडीन अटैच्ड हैं, सॉरी केवल 2 ही आयोडीन क्या है, अटैच्ड हैं। एक तो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, सारा ही इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, एक आयोडीन यहाँ लगा दो, एक आयोडीन यहाँ लगा दो। ठीक है, और बाकी क्या प्रेजेंट है, बाकी इसके पास में लोन पेयर्स दिए गए हैं, एक लोन पेयर यहाँ, लोन पेयर यहाँ और एक लोन पेयर यहाँ। कुछ ऐसी शेप आपको देखने को मिल रही है। ये तो कैसा रहने वाला है, ये तो आपका लीनियर ही रहने वाला है, ये तो कैसा रहने वाला है, लीनियर ही रहने वाला है। तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके कोरिस्पॉन्डिंग करेक्ट ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा। इसके कोरिस्पॉन्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या गिवन है, PCl5 गिवन है। लास्टली आपको क्या दिया गया है, PCl5 दिया गया है। ठीक है, ये रहा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, और पांचों ही क्या है, क्लोरीन से अटैच्ड हैं, पांचों ही क्या है, क्लोरीन से अटैच्ड हैं। आई होप ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इसे क्या कहा जाता है, TBP, इसे क्या कहा जाता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसे क्या कहा जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके कोरिस्पॉन्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। A4 B2 C3 और D1, ऑप्शन B2, ऑप्शन C हो जाएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, आप चाहो तो सबसे पहले क्या कर सकते थे, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते थे, फिर वहाँ से आप लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स भी देख सकते थे, और उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते थे, अरेंज कर सकते थे। कोशिश करिएगा इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा क्या रखिएगा, ऑपोजिट डायरेक्शंस में रखिएगा, ताकि वो रिपल्शन कॉज नहीं करें। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इकट्ठे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक ही स्ट्रक्चर के अंदर में एक साथ प्लेस कर दिया, तो वो क्या करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कॉज करेंगे ना, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करने हो, उसको आप ऑपोजिट डायरेक्शंस में प्लेस करना, जैसे मैंने इस तरह से यहाँ पे क्या किया है, प्लेस किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव एनर्जीज ऑफ sp, sp2, sp3 एंड द अनहाइब्रिडाइज्ड एस एंड पी एटमिक ऑर्बिटल्स। देखो दो टाइप के आपको ऑर्बिटल्स दिए हैं, एक तो आपको हाइब्रिडाइज सेट दिया है और एक आपको क्या दिया है, अनहाइब्रिडाइज सेट दिया है। देखो हाइब्रिडाइज्ड क्या होते हैं, हमारे पास में प्योर एटमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि प्योर एटमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो बढ़िया ओवरलैपिंग नहीं दिखाते, ठीक है। तो इसीलिए उसको क्या किया जाता है, उसकी मिक्सिंग करवाई जाती है और एक नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस कराया जाता है, जिनके एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, सिमिलर से होते हैं, जिसकी वजह से उनकी ओवरलैपिंग क्या होती है, इफेक्टिव होती है और वहां से जो बॉन्ड्स बनते हैं वो काफी स्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स गिवन है, एक तो आपको हाइब्रिड सेट गिवन है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स गिवन है और एक आपको अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स गिवन है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, sp, sp2 एंड sp3, जिसकी भी मिक्सिंग हुई है, ठीक है। sp, sp2 एंड sp3, ठीक है। और अनहाइब्रिड कौन से हैं, s एंड p। s एंड p क्या है, हमारे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की रिलेटिव एनर्जीज की बात करूँ ना, तो ये ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। रिलेटिव अगर मैं एनर्जीज की बात करूँ, ये सब मैं क्यों बता रही हूँ अभी समझ जाओगे। सबसे कम एनर्जी s की होती है, फॉलोड बाय p, फॉलोड बाय d, फॉलोड बाय f एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से आप जा सकते हो, हालांकि f के बाद आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, spd से ही काम आपका चल जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या बताना है, हमें इन हाइब्रिडाइज्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड सेट को अरेंज करना है, किसके अंदर में, इनके एनर्जी ऑर्डर के अंदर में या फिर इनके एनर्जी लेवल्स के हिसाब से, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि एस का जो एनर्जी लेवल है वो क्या होता है, मिनिमम होता है और उसके कंपैरेटिवली पी का एनर्जी लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अगर मुझे इन दोनों को क्या करना है, अरेंज करना है, तो सबसे कम एनर्जी लेवल किसका होगा, एस का होगा और सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल किसका होगा, पी का होगा। और ये जो sp, sp2, sp3 हैं ये कहीं बीच में लाई करते होंगे, यहाँ पे ऐसा मैं साइन इस्तेमाल कर लेती हूँ, ठीक है। ऐसे साइन का इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, sp, sp2 और sp3 प्रेजेंट है, ठीक है। ये सब क्या रहे होंगे, कहीं बीच में रहे होंगे। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। ये जो sp, sp2 और sp3 है ना, इसमें हम परसेंटेजेस कैरेक्टर से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो sp की अगर मैं बात करूँ, ऊपर वाली साइड पे लिख देती हूँ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे 50% s प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 50% s प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे केवल 1/3 क्या है, यहाँ पे तो केवल 1/3 ही s प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया और यहाँ पे 1/4, यहाँ पे कुछ 25% ही प्रेजेंट है और यहाँ पे कुछ 33 समथिंग प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, कुछ 33 समथिंग प्रेजेंट रहा होगा। मैं लिख ही दूँ क्या, लगभग ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर एनर्जी लेवल उतना कम, इसमें एस कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है, तो इसका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, मतलब ये क्या करता होगा, एस के पास लाई करता होगा। सबसे कम तो देखो प्योर एस का ही हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास किसका हो जाएगा, एस पी का हो जाएगा, उसके बाद किसका हो जाएगा, एस पी टू का हो जाएगा, उसके बाद किसका हो जाएगा, एस पी थ्री का हो जाएगा और सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, प्योर पी का हो जाएगा। या तो फिर आप देखो इसको ना दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है, या तो आप एस के रिस्पेक्ट में समझ लो या तो फिर आप पी के रिस्पेक्ट में समझ लो, ठीक है। जैसे जैसे पी का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, बढ़ेगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सेट के अंदर में, तो वहाँ पे पी का एनर्जी लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जो सेट ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, उनका एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे देखो पी कैरेक्टर बढ़ रहा है, यहाँ पे एक पी था तो एनर्जी कम था, यहाँ पे 2 पी हुआ तो एनर्जी ज़्यादा हो गया, यहाँ पे 3 पी हो गए तो एनर्जी और ज़्यादा होगा, यहाँ पे तो केवल पी है, मतलब 100% क्या है, पी कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है। आप इस तरह से भी इसको देख सकते हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। देखो करेक्ट ऑप्शन आपको क्या गिवन है, सबसे ज़्यादा हो जाएगा पी का, फिर sp3, फिर sp2, फिर sp, आई थिंक ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट बॉन्ड एनर्जी, इसमें से आपने क्या करना है, लीस्ट बॉन्ड एनर्जी फाइंड आउट करनी है। देखो जो बॉन्ड एनर्जी है ना वो 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जो बॉन्ड एनर्जी है वो 2-3 फैक्टर्स के ऊपर में देखी जा सकती है। एक तो हो जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर,
ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा आपका बॉन्ड लेंथ, ठीक है। इन तीनों फैक्टर्स को आपको क्या करना होता है, ध्यान देना होता है। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, आप बॉन्ड एनर्जी के ऊपर में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी को देखने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें तीन फैक्टर्स को देखना होता है। मैं तीनों ही फैक्टर्स यहाँ लिख देती हूँ। जो बॉन्ड एनर्जी है वो तीन फैक्टर्स पे क्या है, डिपेंडेंट है। एक हो जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर, जो कि हम अभी निकालना सीख कर आए थे। फिर हो जाएगा बॉन्ड लेंथ, और फिर हो जाएगा लोन पेयर रिपल्शंस। लोन पेयर रिपल्शंस बेसिकली छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स में ही देखा जाता है, क्योंकि अगर बड़े साइज का मॉलिक्यूल होगा तो लोन पेयर के अंदर में अप्रिशिएबल डिस्टेंस प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से वो कोई डिस्टॉर्शन या कोई रिपल्शन कॉज नहीं करते होंगे। लेकिन वहीं पे अगर मैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करूँ तो उनका साइज क्या होता है, कंपैरेटिवली छोटा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे छोटे साइज होने के कारण जब आप लोन पेयर्स को पास पास रख देते हो तो वहाँ पे भयंकर क्या होता है, रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है और बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये इंटरडिपेंडेंट हो सकते हैं। ये कैसे हो सकते हैं, इंटरडिपेंडेंट हो सकते हैं। उसके पहले हमें क्या करना होगा, हमें बॉन्ड ऑर्डर बताना होगा। उसके पहले हमें क्या करना होगा, बॉन्ड ऑर्डर बताना होगा, ठीक है। देखो मेरे को थोड़ा सा याद है, आप चाहो तो बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, नहीं तो बेसिक अगर मैं आपको बात बताऊं तो देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। सिमिलरली नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होता है, ठीक है, जिसके लिए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और F2 भी जो है वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से ही अटैच्ड होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा तो किसका हो जाएगा, N2 का हो जाएगा विदाउट एनी डाउट। उसके बाद किसका हो जाएगा, O2 का हो जाएगा, ठीक है। और H2 और F2 में से हमें देखना होगा, H2 और F2 को हमें क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। ये बॉन्ड ऑर्डर से तो नहीं बताया जा सकता क्योंकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम है। लेकिन अगर आप H2 और F2 की बात करो तो देखो फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन क्या करता है, वहाँ पे लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, ग्रुप 17 का एलिमेंट होता है, जिसके अंदर में क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और वो लोन पेयर छोटा साइज होने के कारण क्या करते हैं, रिपल्शन कॉज करते हैं। क्या करते हैं, रिपल्शन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो आप थोड़ी सी भी एनर्जी दोगी, ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसी की वजह से बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब ये मत कहना हाइड्रोजन का साइज तो फ्लोरीन से भी छोटा होता है। नो डाउट हाइड्रोजन का साइज फ्लोरीन से भी छोटा होता है, लेकिन उसके पास लोन पेयर तो नहीं ना होते रिपल्शन के लिए, ठीक है। फ्लोरीन के पास में क्या है, लोन पेयर्स प्रेजेंट है। तो ऑर्डर हमारे पास में क्या हो जाएगा। और थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है ना, वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है ना, वो वन ऑफ द क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। ऑफ कोर्स उसको डबल या ट्रिपल बॉन्ड से तो नहीं कंपेयर कर सकते, लेकिन अगर आप किसी सिंगल बॉन्ड से कंपेयर करोगे तो वो क्या होता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैज़ द लीस्ट बॉन्ड एनर्जी। लीस्ट तो हमारे पास में F2 की हो जाएगी, लीस्ट तो हमारे पास में किसकी हो जाएगी, F2 की ही हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें क्या करना है, हमें बॉन्ड ऑर्डर बताना है। इसमें हमें क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर बताना है। किसका, हमें O2 प्लस का बताना है, O2 का बताना है, O2 माइनस और O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर बताना है। एक एक करके क्या करेंगे, हम सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस लिखेंगे। जैसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस लिखेंगे वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में प्रेजेंट हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट हैं, ठीक है। उस बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को आप क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास में क्या आ जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर्स आ जाएंगे। और फिर आप क्या कर सकते हो, इन्हें अरेंज कर सकते हो। एक बार इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पता करेंगे। O2 प्लस है, O2 है, O2 माइनस है और O2 2 माइनस भी दिया है, ठीक है। O2 के पास में कितने इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन के पास कितने, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है।
O2 प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज किया है, तो 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो 17 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, किसके हिसाब से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। अबव 14 वाला रूल यूज हो जाएगा सबके लिए ही, क्या होगा, अबव 14 वाला रूल इस्तेमाल हो जाएगा। सबसे पहले मैं O2 का लिख रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे बाद में केवल ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा आयंस को। सबसे पहले मैं O2 का लिख रही हूँ, क्योंकि बाद में मुझे केवल ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। क्योंकि हम अबव 14 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2pz नीचे प्रेजेंट होगा, फिर हो जाएगा पाई 2px, पाई 2p y, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16, ठीक है, 16 ही भरने हैं। 2px यहाँ पे भी एक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाफ फिलिंग करेंगे और बाद में हम क्या करते हैं, पेयरिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2p, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को काउंट कर लो, बॉन्ड ऑर्डर भी तो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। इसको 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 और 2 6। इसको 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, O2 प्लस का निकालना है। O2 प्लस में क्या हुआ होगा, सिमिलर सा ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, बस एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया होगा, बस एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, यहीं से निकाल देते हैं, ठीक है। तो एज इट इज रहने वाला है, कुछ खास डिफरेंस देखो रहेगा नहीं। मैं वापस नहीं लिख रही, यहीं से काउंट कर दूँ क्या, मैं वापस से नहीं लिख रही, यहीं से काउंट कर दूँ क्या, ठीक है। देखो इसका डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर ही निकाल देते हैं। इसके लिए हमारे पास में बॉन्डिंग में कितने, बॉन्डिंग में तो देखो 10 ही रहने वाले, एंटी बॉन्डिंग से एक क्या हो गया है, कम हो गया है, तो -5 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 2.5 के बराबर हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। इसी तरह से क्या करो, O2 माइनस का लिख लो। O2 माइनस के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा, तो 10 - 7 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 10 - 7 1.5 आ जाएगा मेरे ख्याल, है ना। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। और लास्टली हमें क्या करना है, O2 2 माइनस का निकालना है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पर भी एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अरे एक सेकेंड, गड़बड़ हो गई। देखो यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 10 - 8 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने केवल इन्हें अरेंज करना है। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका हो गया, O2 प्लस का हो गया। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर तो किसका हो गया, आई थिंक ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार टैली कर लेते हैं, सबसे ज्यादा 2.5 O2 प्लस का, उसके बाद किसका हो जाएगा, O2 का हो जाएगा विद 2 बॉन्ड ऑर्डर, उसके बाद O2 माइनस का हो जाएगा 1.5, और उसके बाद, हाँ ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। द ज्योमेट्री ऑफ एस सिलेन ग्रुप आपको अटैच किया है किसके साथ में, नाइट्रोजन के साथ में। नाइट्रोजन हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ना एक बात समझने की कोशिश करना, आइडियली अगर आप नाइट्रोजन के किसी कंपाउंड को बनाओगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अमीन की बात करूँ, ये रहा आपका नाइट्रोजन, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच कर दूँ, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किए हैं, 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच किए हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे आपको अलग ज्योमेट्री देखने को मिलेगी, लेकिन यहीं पे जब आप इस मिथाइल ग्रुप को क्या करोगे, सिलेन से रिप्लेस कर दोगे, SiH3 है ना, इससे क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे, तो अलग ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। उसका रीजन है, उसका रीजन अभी बताती हूँ, ठीक है। देखो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आइडियल केसेस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। इसने क्या करना है, 3 बॉन्ड पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। तो एक बॉन्ड पेयर, 1 2 और 3, ठीक है। ये रहे 3 बॉन्ड पेयर, और एक क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा, कुछ ऐसा केस रहेगा। तो इसका शेप आपके पास में कैसा देखने को मिलेगा, टेट्राहेड्रल शेप देखने को मिलेगा। कैसा शेप देखने को मिलेगा, टेट्राहेड्रल शेप देखने को मिलेगा। और इसको मैं क्या कह सकती हूँ, sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन को क्या कह सकते हैं, sp3 कह सकते हैं। लेकिन ऐसा केस ना,
ऐसा केस आपको सिलेन के साथ देखने को नहीं मिलता। उसका रीजन है, देखो नाइट्रोजन के पास में क्या प्रेजेंट है, पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और सिलेन के पास में क्या प्रेजेंट है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। नाइट्रोजन के पास में क्या है, लोन पेयर्स हैं, और सिलिकन के पास में क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स को क्या करेगा, सिलिकन के एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में डोनेट कर देगा, और यहाँ से क्या कर लेगा, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग बना लेगा। क्या कर लेगा, बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। इसकी वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर में डिक्रीज देखा जाता है। ठीक है, ये क्या कर लेता है, ये बैक बॉन्डिंग कर लेता है, और वो लोन पेयर को सिलिकन के डी ऑर्बिटल के अंदर में डोनेशन दिखा देता है, और क्या करता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है। ये हो जाएगा, कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये आपके पास में ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर है, और यहाँ से इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, sp2, कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, ट्राइगोनल प्लेनर, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जबकि पहला ऑप्शन देखो आपको क्या दिया है, टेट्राहेड्रल दिया है, क्योंकि जल्दबाजी में हम क्या करेंगे, हम यही सोचेंगे कि नाइट्रोजन के पास में क्या है, एक लोन पेयर है, और 3 क्या बना लिए होंगे, बॉन्ड पेयर्स बना लिए होंगे, तो टेट्राहेड्रल टाइप का शेप आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे जो साइड ग्रुप है, यहाँ पे जो साइड एटम अटैच्ड है, उसके ऊपर में भी आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा गौर फरमाना होगा। ठीक है, इसी के साथ अगर कोई और भी ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट हो जिसके पास में एम्प्टी डी ऑर्बिटल, और ऐसा क्यों हुआ है उसका रीजन भी मैं लिख देती हूँ। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा यहाँ पर बैक बॉन्डिंग की वजह से देखा गया है। ठीक है, ऐसा किसकी वजह से देखा गया है, बैक बॉन्डिंग की वजह से देखा गया है। ठीक है, आप चाहो तो इसका नाम भी लिख सकते हो, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, क्योंकि पी पाई के जो लोन पेयर्स हैं वो डी पाई के अंदर में क्या हो रहे हैं, डोनेट हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। देखिए, द परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इन दी ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग पी बॉन्ड्स इन p4, हमें क्या करना है, फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर के अंदर हमें पी ऑर्बिटल परसेंटेज पी बताना है। ठीक है, उसके पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें p4 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। उसके पहले हमें क्या पता होना चाहिए, p4 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखिए, जो p4 है ना, वो कुछ इस तरह से रिसाइड करता है, जो p4 है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, आपको कुछ इस तरह का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये रहा, ये एक बॉन्ड यहाँ, और एक बॉन्ड यहाँ, और ये जो फॉस्फोरस है ना, ये इंटरनली भी क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसको मैं ज़रा दूसरे कलर से दिखा देती हूँ। ठीक है, इसको मैं एक दूसरे कलर की मदद से दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से क्या होते हैं, ये कुछ इस तरह से भी इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। इस तरह का आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से आप क्या कर सकते हैं, इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से आप ये बता सकते हैं कि फॉस्फोरस जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। sp3 किसके फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, sp2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। पी कैरेक्टर इन द ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग पीपीपी। ठीक है, देखो इसने क्या किया है, यहाँ पे 4 बॉन्ड्स बना लिए हैं। इसने क्या किए हैं, 4 बॉन्ड्स बना लिए, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, एक S, एक P, एक P और एक P। ठीक है, sp3 की फॉर्म में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो 25 कॉन्ट्रीब्यूशन इसका रहा होगा, 25% कॉन्ट्रीब्यूशन इसका रहा होगा, 25 इसका रहा होगा, और 25 इसका रहा होगा। तो टोटल P का कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पास में देखो कितना हो गया है, टोटल P का आपके पास में कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया है 75%। कितना कॉन्ट्रीब्यूशन देखा गया है, 75% देखा गया है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, इसको टेबल में भी वैसे बना सकते थे, चलो छोड़ो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ExoF4। हमें क्या बताना है, हमें लोन पेयर्स को काउंट करना है। हमें क्या करना है, लोन पेयर्स को काउंट करना है। अगेन इसके अंदर में भी आपने क्या करना है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। देखो, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनके ना स्ट्रक्चर्स आपको याद ही हो जाएंगे। ठीक है, अगर फिर भी कभी याद नहीं है तो आप क्या करो, आप ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करो, और आप क्या करो, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना शुरू कर दो। ठीक है,
या तो आप क्या करो, ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करके सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। कैसे निकालेंगे? वैलेंस शेल के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम क्या हो जाएगा? जेनन हो जाएगा। जेनन क्या है? ग्रुप 18 का एलिमेंट है। ग्रुप 18 के पास में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। मोनोवेलेंट एटम कितने? केवल 4 ही मोनोवेलेंट एटम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन देखो मोनोवेलेंट नहीं होता, ऑक्सीजन हमारा क्या होता है? डाईवैलेंट होता है, तो इसको यहाँ पे मत लिख देना, ठीक है। और क्या प्रेजेंट है? क्या कोई कटायनिक चार्ज है? नहीं। क्या कोई अनायनिक चार्ज है? वो भी नहीं है। इसको क्या कर दो? 2 से डिवाइड कर दो। इसको क्या कर दो? 2 से डिवाइड कर दो। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया? sp3d2 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? sp3d2 के बराबर आ गया। 3 2 5 और 1 6, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो? यहाँ से आप इसका स्ट्रक्चर पता कर सकते हो। यहाँ से आप क्या कर सकते हो? इसका स्ट्रक्चर पता कर सकते हो। उसके पहले एक बार लोन पेयर और बॉन्ड पेयर भी देख लेते हैं। देखो 4 तो ये किसके साथ में बॉन्ड बनाएगा? 4 ये बॉन्ड बनाएगा अपने फ्लोरीन के साथ में, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ में डबली बॉन्डेड होगा और साथ साथ क्या प्रेजेंट होगा? एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा क्या? ये रहा जेनन। सबसे पहले तो 4 फ्लोरीन लगा देते हैं, 1 2 3 और 4। ये रहे आपके 4 फ्लोरीन। कहाँ चले गए? ज़्यादा नीचे हो गया, 1 सेकेंड। अरे यहाँ पे देखो 4 फ्लोरीन लग गए, ठीक है। एक क्या करो? एक आप ऑक्सीजन को लगा दो। एक आप क्या करो? ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है। डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, ठीक है। और एक क्या प्रेजेंट होगा? एक आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा क्या? यही क्या हो जाएगा? आपका XZO4 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और आप चाहो तो यहाँ से इसको एक प्लेनर उससे भी दिखा सकते हो। यहाँ से कुछ इस तरह का एक स्क्वायर प्लेनर टाइप का कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है। प्लेन के अंदर में क्या बन गया है? एक स्क्वायर बन गया है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? स्क्वायर प्लेनर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर भी कह देंगे। कितने लोन पेयर प्रेजेंट है? केवल एक ही लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे, क्योंकि इस क्लास के अंदर में हमने क्या किए हैं? सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। कोई भी क्वेश्चन आपके PYQ के अलावा कुछ और कहीं और से नहीं फेच किया गया है। तो ये क्वेश्चंस क्या हैं? बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इसके ऊपर में थोड़ा सा क्या करिएगा? ज़्यादा फोकस करिएगा और इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए सेशन के अंदर एक नए टॉपिक और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।